हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज। एरुडिशन स्टडीज के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। आज का ये सैशन जो है अपना एक स्पैशल सैशन रहेगा, ओके। और इस दे विच आपां एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 400 इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन की, जिस दे विच कि लुसेंट की बुक नूं कवर किया जाएगा। और ये विच आपां जिन्ने भी इंपॉर्टेंट MCQ होंगे सारिਆਂ ਨੂੰ ही डिस्कस करांगे। और अज तुहानूं मिलेगा डे 1 जिहदे विच कि टोटल 50 क्वेश्चन नूं डिस्कस किया जाएगा। एंड इस तो बाद जो सैशनस आएंगे उनके भी तुहानूं 100 के करीब क्वेश्चन मिलिया करेंगे। एदा मतलब 3 to 4 सैशनस दे विच आपां ये जो 400 वाली सीरीज है इन्हूं ओवर कर देंगे, ओके। इस तो बाद फिर अपनी नैक्सट सबजैक्ट की सीरीज चलेगी। और इस दे नाल नाल ये वाले सैशन किन्ना लई लिआंदे गए जिहड़े स्टूडेंट्स दे एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक ने ते ये उन्हां नूं रिवीजन दे विच बहुत ज़्यादा हैल्प करनगे, क्योंकि इन्हें सारे ही MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। एंड जिन्ने भी क्वेश्चन इहदे विच आ रहे हैं ये तुहाडे हर एक एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इन्हूं जरूर सारा अटेंड करना एंड शेयर भी करना, ओके। एंड इस तो बाद जो आपां सैशनस लैके आवांगे ना, जो प्रॉपर एज अ सबजैक्ट आपां इन्हां चीज़ां नूं करांगे उदों आपां प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे नाल करांगे। पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और बिल्कुल 0 लैवल तो स्टार्ट करांगे। जिन्ना स्टूडेंट्स नूं पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी बारे बिल्कुल भी नहीं पता उन्हां लई भी वो सैशन इंपॉर्टेंट रहणगे, और जेडे सब कुछ जानते हैं उन्हां लई तां इंपॉर्टेंट रहणगे ही, ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन तो। विच एक्ट इज नोन एज द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस एक्ट का नाम दसो जिसनों की इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट बोला जाता है, ओके। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो जो 1935 का एक्ट है इसनों ब्लूप्रिंट क्यों बोलिया जाता है, क्योंकि इस दे विच ना 1935 दे विच जो भी रिकमेंडेशन दित्तियां गईयां सी उनदे विचों ज़्यादातर नूं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ना एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया, ओके, यानी कि शामिल कर लिया गया। इसे करके इनू बोलिया जाता है ब्लूप्रिंट, यानी कि ये नकल है अपने किंदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कॉम्यूनल इलैक्टोरेट इन इंडिया। उस एक्ट का नाम दसो जिस दे नाल कि इंडिया दे विच ना कॉम्यूनल इलैक्टोरेट नू स्टार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखो इसका एक होर नाम भी है, इनू बोलिया जाता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ओके। यानी कि अगर तुहानू ए वाला नाम आंदा है तो ये भी ठीक होएगा, अगर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आंदा है तो ये भी ठीक होएगा। इस दे विच स्पैशली की बोलिया गया सी कि असी ना मुस्लिम्स दे लई की लैके आवांगे, एस कम्यूनिटी दे लई एक अलग तो इलैक्टोरेट लैके आवांगे। एदा मतलब अंग्रेज़ां ने 1909 तो ही तुसीं समझ के चलो कि डिवाइड एंड रूल दी पॉलिसी नू अपना लिया सी, है ना। उदों तो ही इन्हां ने फुट पाओ ते राज करो दी नीति दे नाल इंडियंस नू धर्म के नाम के उपर वंडना शुरू करता सी, ओके। विच एक्ट ट्रांसफर्ड द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। उस एक्ट का नाम दसो जिस दे नाल की ईस्ट इंडिया कंपनी तो इनदी गवर्नेंस नू खोया गया और ब्रिटिश क्राउन के अंडर लैके आया गया इंडिया की गवर्नेंस नू, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखो 1858 वाला एक्ट क्यों लिया गया, एज वी ऑल नो कि 1857 दे विच की होया सी अपना रिवोल्ट, है ना। और इसे नहीं बोलिया जाता है कि ये इंडिया की आज़ादी की पहली लड़ाई सी, राइट। हुण ऐसे करके जो है सी ना अपना ब्रिटिश क्राउन उन्होंने की सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी दे जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन करके ही जो 1857 का रिवोल्ट है ये आया है, ओके। और तुहानू पता होएगा कि 1857 का रिवोल्ट इन्ना ज़्यादा तेज सी कि इहदे तो बहुत मुश्किल नाल ब्रिटिश क्राउन आपदे दोबारा तो पैर जमा सकिया सी, है ना। तो इसे करके इन्होंने सोचा कि हुण असीं ईस्ट इंडिया कंपनी दे उपर सानू कंट्रोल करना ही पएगा, इसलिए लिआंदा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बाय विच एक्ट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। उस एक्ट का नाम दसो जिस तो बाद की इंडिया दे विच डायरकी नू इंट्रोड्यूस किया गया। इसका आंसर होएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हुण इहदा भी एक नाम है, इनू बोलिया जाता है मोंटेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ओके। देखो ये आया कदों 1919 दे विच। डायरकी की हुंदा है, एदा मतलब हुंदा है कि एक ऐदा दी गवर्नमेंट जिंदे विच की दो हिस्से होन, ओके। हुण तुसीं देखो इंडिया दे विच अगर तुसीं गल करोगे तो अपनी सेंटर की गवर्नमेंट अलग होंदी है और स्टेट की गवर्नमेंट अलग होंदी है, राइट। इसे नूं ही बोलिया जाता है डायरकी सिस्टम। और इंडिया दे विच पहली बारी लिआंदा गया सी 1919 दे एक्ट दे नाल, ओके। द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड बाय
ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ट्रेड मोनोपली यानी कि बिजनेस करन दी ट्रेड करन दी जो कल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल हक सी ना इनू खत्म कर दिता गया तो यह किस एक्ट दे नाल कीता गया ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। हुण तुसीं सोचोगे पहला आपां थोड़ी देर पहले ही कीता है कि इदां करके ब्रिटिश इंडिया का जो है सारा दा सारा क्राउन ने अपने हाथ विच ले लिया सी है ना, पर इत्थे आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की गल हो रही है। पहला की हुंदा सी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो की करदी सी सारा दा सारा ट्रेड इंडिया दे विच सिर्फ और सिर्फ इन्हां दे वल्लों कीता जांदा सी, यानी कि इन्हां नूं ही पावर मिली हुई सी। पर 1813 दे विच की कीता जेड़ा इत्थे दा क्राउन सी ना ब्रिटिश दा उन्हां ने बोलिया कि हुण कल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं इहदे नाल होर भी कंपनीज जो है वो इंडिया दे विच ट्रेड कर सकणगियां बिजनेस कर सकणगियां। ओके, बाय विच एक्ट टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड। आपां दसना है उस एक्ट का नाम जिस दे नाल कि इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्से बने सीगे क्रिएट किए गए सी। ओके, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हुण देखो तुहानूं पता होएगा कि इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट क्यों आया सी, क्योंकि आपां नूं आज़ादी दिलवानी सी और उहदे विच सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए सी कि किस बेस के उपर इस देश नूं आज़ादी दिलवाई जाएगी। तो उहदे विच ही एक ये भी लिखा गया सी कि इहदे दो हिस्से होंगे इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, बाय विच एक्ट कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड। केड़ा एक्ट सी जिस दे नाल की जो कमर्शियल एक्टिविटी सी ईस्ट इंडिया कंपनीज दियां उन्हां नूं एंड कर दिता गया। देखो पहला वाले क्वेश्चन च आया सी इन्हां दी मोनोपली नूं खत्म किया गया। इहदा मतलब यह है कि इन्हां दे नाल कोई होर बाकी कंपनीज भी आके इत्थे व्यापार कर सकदी है। पर इस क्वेश्चन च बोलिया गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी सी ना ये फाइनली खत्म ही कर दी गई। ओके, तो इसका आंसर की हो जाएगा द चार्टर एक्ट 1833। ओके, और इस दे विच की किया गया सीगा कि इहदी जो मोनोपली ही नहीं इहदियां सारियां दी सारी व्यापारक गतिविधियां नूं खत्म ही कर दिता गया। इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू हुम। आप इहदे विच दसना है कि 1935 का जिहड़ा एक्ट आया सी जिन्हों आपां बोलिया सी कि ब्लू प्रिंट बोलिया जाता है, राइट। इहदे विच ना रेजिडरी पावर जिहड़ियां सी किन्नू दे दित्तियां गईयां सी, तो यह हो जाएगा गवर्नर जनरल। देखो रेजिडरी पावर की हुंदी है, देखो जिवें आपां एक एग्जाम्पल लैंदे हां, हुण इस टाइम अपनी हैगी एक स्टेट गवर्नमेंट और एक है सेंटर गवर्नमेंट, राइट। और तुहानूं पता है कि कुछ एक फैसले जो है स्टेट गवर्नमेंट के मन्ने जाते हैं, कुछ सेंटर गवर्नमेंट के मन्ने जाते हैं। ये हुंदे स्टेट लिस्ट दे विच, ये हुंदे सेंट्रल लिस्ट दे विच, है ना। और एक इन्हां दी लिस्ट हुंदी जिन्हों बोले जांदे कॉन्करेंट लिस्ट। इहदे विच ओह वाले सारे मसले आंदे हैं जो कि स्टेट प्लस सेंटर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। हुण मान लो कोई इदां दी गल आ गई जिहदे विच कि स्टेट नूं और सेंटर नूं आपस दे विच इन्हां दी सहमति नहीं बन रही। ओके, तो फिर स्टेट कुछ बोल रही है सेंटर कुछ बोल रही है, तो उदों ओह वाला फैसला मन्निया जाएगा जिहड़ा कि सेंटर यस करेगी, क्योंकि इहदे कोल की है रेजिडरी पावर है अपनी, है ना, यानी कि इहदा फैसला सर्वमान्य होएगा। इसी तरह ही 1935 दे विच जो एक्ट आया सी उहदे विच रेजिडरी पावर किन्हां नूं दे दित्तियां गईयां गवर्नर जनरल नूं, यानी कि लास्ट फैसला इहदा ही होएगा। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच एक्ट। इहदे च आपां दसना है कि इंडिया का जो लेजिस्लेचर है तुहानूं पता अपने इत्थे किहड़े-किहड़े है लोक सभा एंड राज्य सभा, है ना। इन्हां नूं पहली बारी बाय कैमरल किया गया सी, दो संविधान बनाए गए सी, संसद बनाई गई सी, सॉरी। तो यह दसना है कि यह किहड़े एक्ट दे नाल किया गया। इसका आंसर भी की हो जाएगा, ये हो जाएगा जी सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, हाँ जी, हु डिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज चार्टर ऑफ स्लेवरी। आपां इत्थे दसना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नूं किस पर्सन ने बोलिया सी कि ये जो है ना ये तो गुलामी का एक्ट है। ओके, ये बोलिया गया सी जवाहरलाल नेहरू जी वालों। पहला जवाहरलाल नेहरू जी ने इहनूं एक्सैप्ट नहीं किया सी, पर बाद दे विच इन्हां ने एक्सैप्ट भी किया और उहदे नाल नाल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उहदे विच ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन है वो भी कित्थे लैंदी गईयां 1935 दे एक्ट नाल ही। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर द पार्लीमेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपां दसना है किहड़े साल दे विच इत्थे पार्लीमेंट नहीं है तुसीं कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली कर लेना ने अडॉप्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नूं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ओके, पर जो 1949 दे विच सिर्फ की किया गया अडॉप्ट किया गया हरे, ठीक है, पर इस दे नाल ये नहीं कि लागू हो गया, लागू करन दे विच हाले थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ये आपां अगले क्वेश्चन विच करांगे। हाँ जी, विच वॉज नॉट अ मैंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन दे केड़े मैंबर नहीं सी पूछे थे। ओके,
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੌਨ ਸਾइमन। देखो कैबिनेट मिशन जो है भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ, ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਐਂਡ ਏਵੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। which was the biggest source for the constitution of India। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ? 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਪ ਬਾय ਦ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਓਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਰਵੋच्च ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾय ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ ਔਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ 18 ਜੁਲਾਈ 1947। ਹੂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਡ ਓਵਰ ਦ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੇ 1 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਓਕੇ, ਦ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਲਡ ਔਨ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9 ਦਸੰਬਰ 1946। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 9/12/46। Who moved the objective resolution in the constituent assembly? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੂਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪੇਜ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ। ਓਕੇ, ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਡ ਔਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਓਕੇ, ਕੰਪਲੀਟਡ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ took to frame the constitution of India, ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 18 ਦਿਨ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ
कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एनू बनाने दे लई ना बहुत सारे देशों की और बहुत सारे एक्ट्स की पहला स्टडी की गई, उस तो बाद उनके विच अच्छियां चीज़ों को निकाल के इहदे विच पाया गया। इसे करके सारी स्टडी दे विच बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दे लई 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली नू। ओके, हाउ मैनी मैंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी सी उहदे विच टोटल किन्ने मैंबर सी? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ओके, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ना काफ़ी सारियां जो है कमेटीज़ बनाई गई सी, उहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट कमेटी यही आ जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, जिन्हें कि पूरा का पूरा खरड़ा तैयार किया सी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली? देखो आप हुणे की किया सीगा कि जो अपने पहले दिन बनाए गए सी ना कॉन्स्टिट्यूशन दे, वो कौन सी? सच्चिदानंद जी है ना, जिन्होंने कि बजुर्ग होने के एक दिन का जो है प्रेसिडेंट बना दिता गया, राइट। पर उस तो बाद प्रॉपर इलैक्शन भी होए और जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है इनका एक परमानेंट मैंबर बनाया गया। ओके, प्रेसिडेंट वो कौन रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑल राइट, मैंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वर, आप दसना है कि जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी एंड जिन्ने भी मैंबर आए उन्होंने किद्दां चुनिया गया, उन्होंने चोण किस तरह की गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलैक्टेड बाय प्रोविंशियल असैंबलीज। जिन्ने भी अपने उस टाइम प्रोविंस सी ना उन्होंने असैंबलीज ने आपदे आपदे नॉमिनीज नूं भेजा सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच चोण करके। ओके, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? आप हुणे किया कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो सी इहदे विच टोटल किन्ने मैंबर सी? 7 मैंबर, राइट। तो हुण 7 मैंबर दे विचों कोई एक चेयरपर्सन भी होएगा, तो आप दसना है उस चेयरपर्सन का नाम की है। तो आप सारे जानते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर जी, जेडे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन नू बनाने दे विच सब तो ज्यादा अहम भूमिका निभाई डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने। ओके, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली? आप दसना है कि चेयरमैन जो कि केड़ी कमेटी दे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी दे, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे? इन्हां दा नाम होएगा जवाहरलाल नेहरू जी। इत्थे तुसीं एक चीज़ याद रख लेना, जदों भी किसी भी कमेटी दे नाल ना कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दे नाल यूनियन वर्ड लग्या होएगा ना, तो उसका आंसर तुसीं समझ लेना अपने आप ही कि जवाहरलाल नेहरू जी ही होणगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इन्हां दे विचों केड़ी कंट्री है जिहदा कि अनरिटन यानी कि लिखिया होया नहीं है, बस हवा दे विच कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि बोलती कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि रिटन फॉर्म दे विच। ओके, इसका आंसर हो जाएगा यूके। हवा दे विच दा मतलब ये ना समझ लेना प्लीज कहने कोई रूल्स नहीं है, ऐदा नहीं है, रूल्स प्रॉपरली बनाए गए हैं, बट इन्हां दे विच ना रिटन फॉर्म दे विच लिखिया नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन नू, ठीक है, यूके वालों। हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल? आप दसना है किन्ना ने बोलिया सी कि जो लोकतंत्र है यह सरकार है लोकां दी, लोकां वल्लों और लोकां लई, ठीक है। तो एक ही हो जाएगा, इनका आंसर रहेगा किन्ना ने बोलिया? अब्राहम लिंकन जी ने। ओके, एक कोट है उन्होंने। हु सेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लैक्सीबिलिटी? किन्ना ने बोलिया सी कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये बहुत ही वधिया बैलेंस बना के रखता है एक्सट्रीम रिजिडिटी दे विच और फ्लैक्सीबिलिटी दे विच भी, यानी कि लचकीला भी है ते कठोर भी है। तो ये दसना है कि सब तो अच्छा बैलेंस बना के रखते हैं, बोलिया किन्ना ने सी? आप जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने ज्यादातर माइंड के विच आंसर आता है BR अंबेडकर जी, राइट। पर इसका आंसर की होएगा? अलेक्जेंड्रो विग्स। ओके, इन्हां ने ये वाली कोटेशन बोली सी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे लई। वेयर वॉज द कॉन्सैप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्न? देखो आप हुणे की किया कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है एक किदां दा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। पर हुण आप दसना है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना एंदा कॉन्सैप्ट पहली बारी कित्थे पैदा होया सी, ठीक है। तो ये कंट्री हो जाएगी USA, यानी कि USA ऐदा दी कंट्री है जिन्हें सब तो पहली बारी कॉन्स्टिट्यूशन नू लिखती रूप दिता सी, ओके, दुनिया दे विच। यस, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म? सब तो पहली बारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना एक कित्थे बनाई गई सी, केड़े देश दे विच? इसका आंसर की हो जाएगा? ब्रिटेन। ओके, जिन्ना दा की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किदां दा है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, हुण दसना आपां कि इंडिया दा
कॉन्स्टिट्यूशन किदां दा है। हुण आपां थोड़ी देर पहले एक कोटेशन कीती है ना, रिजिड एंड फ्लैक्सीबल वाली, यानी कि इनका आंसर की हो जाएगा कि अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लैक्सीबल। ओके, यानी कि अपने विच कुछ तो ऐदां दे धरावां है, कुछ तो ऐदां दे एक्ट है जिहदे विच कि अगर चेंज लैके आना है तो तुसीं समझ के चलो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दे नाल उहनूं पास किया जाता है। जिद्दां कि मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज है, अगर आपां इन्हां नूं मान लो अपनी सीट तो हटाना है तो ऐदा नहीं हुंदा कि प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने या पार्लीमेंट ने बोल दिता और हट गई, इस तरह नहीं हुंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ राज्य सभा एंड लोक सभा दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ एक मेजोरिटी लैके आनी पैंदी है, ठीक है। और इंपीचमेंट की प्रॉपर एक प्रोसैस ਨੂੰ फॉलो किया जाता है, उस तो बाद जाके जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना इन्हां ਨੂੰ हटाया जाता है। ओके, और कुछ ऐदां दे एक्ट है जिहड़े कि आपां बड़े आराम दे नाल बस चुटकी दे विच आपां मान लैंदे आ कॉन्स्टिट्यूशन दे, है ना। यानी कि कुछ अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा रिजिड होंदी है और कुछ बहुत ज़्यादा ईजी होंदी है, राइट। तो इसे करके बोलिया जाता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड भी है यानी कि कठोर भी है और फ्लैक्सीबल भी है यानी कि लचकीला भी है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इस क्वेश्चन दे विच आपां दसना है कि अपने ना कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एक ना जुडिशियल रिव्यू नाम का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, हुण आपां दसना है कि किहड़े देश के कॉन्स्टिट्यूशन तो आपां इहनूं लिया। ओके, इसका आंसर की हो जाएगा USA। अब मैं तुहानूं थोड़ी देर पहला एक चीज़ दसी सी कि जिथे भी आ जाएगा ना वर्ड यूनियन कमेटी के अंडर CA दी, तो उत्थे हमेशा आंसर की होएगा जवाहरलाल नेहरू जी। हुण देखो अगर किते भी ना जुडिशरी बारे गल हो रही होवे, 99% कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशरी बारे गल होएगी तो वह वाला कॉन्सैप्ट आपां कित्थों लिया होएगा USA वालों। ओके, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की हुंदा है, मान लो सरकार कोई भी ऐदां दी नीति लैके आई जो कि मतलब देश के लिए उन्होंने लागू करना है, तो उस दे वेले आपां जुडिशियल रिव्यू लैके आ सकते हैं। मतलब कि जुडिशरी देखेगी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐदा दा तां नहीं है जिहदे विच कि फंडामेंटल राइट्स नूं मतलब कि क्षति पहुंच रही है, कि किसी भी परसन दे फंडामेंटल राइट जो है वो आहत हो रहा है। अगर उन्होंने लगता है कि यस फंडामेंटल राइट नूं कोई खतरा है तो फिर जुडिशरी की करेगी कि ये वाले बिल नूं रोकण दे लई बोल देगी, राइट। तो इसे नहीं बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। ओके, और ये आपां कित्थों लिया USA की गवर्नमेंट तो, ऑलराइट। How many times the preamble of the Constitution of India has been amended? आपां दसना है कि अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उन्होंने कितनी बारी अमेंड किया गया, यानी उनके विच कितनी बारी चेंज लिया गया। इसका आंसर की हो जाएगा वंस। ओके, देखो इनू ना 1976 के विच इक्को बारी अमेंड किया गया, ऑलराइट। उस टाइम ना अपने इंडिया के विच की लगाई गई सी, एमरजेंसी लगाई गई सी। ओके, किन्ना वालों? इंदिरा गांधी जी वालों, ऑलराइट। और उदों फिर उन्होंने लैके आए सी किन्नवी 42nd अमेंडमेंट लैके आए, और उसे 42nd अमेंडमेंट के ना बहुत सारिया ऐदां दी अमेंडमेंट्स जो कीतियां गई सी, तां ही बोलिया जाता है कि अद्धा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना 42nd अमेंडमेंट ने चेंज कर दिता सी। ओके, तो एंडे विच ही अपना जो प्रीम्बल है, जो अपनी प्रस्तावना है देश की, इनू भी चेंज किया गया सीगा सिर्फ एक बारी। ओके, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which was not inserted through the 42nd Amendment Act 1976। ਆਪਾਂ पिछले क्वेश्चन च की किया कि जो अपने देश की प्रस्तावना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने एक बार चेंज किया गया, कदों? 42वीं अमेंडमेंट के नाल। किस साल दे विच? 1976 दे विच। तो इत्थे ना उन्होंने बोलिया कि 3 वर्ड सी जिहड़े कि प्रीम्बल दे विच शामिल किए गए सी, ठीक है, इस एक्ट के अमेंडमेंट के नाल। तो इन्हां विचों किहड़ा इदां दा शब्द है जो कि शामिल नहीं किया गया? तो इसका आंसर की हो जाएगा डिग्निटी। तो तुहानूं ये जरूर याद रहना चाहिए कि इंडिया दे विच प्रीम्बल दे विच सोशलिस्ट, सैक्यूलर एंड इंटीग्रिटी ये तीनों ही वर्ड शामिल ने अपने प्रीम्बल दे विच, और ये कदों लिआंदे गए? 1976 दी 42वीं अमेंडमेंट दे नाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडियन अ सैक्यूलर स्टेट? इंडिया सॉरी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ है कि इन्हां दे विचों किहड़ा ऐदां दा है जो कि इंडिया नूं की बनांदा आ, एक सैकुलर स्टेट डिसाइड करदा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीम्बल। आपां क्योंकि हुणे कीता है कि प्रीम्बल दे विच एक बार अमेंडमेंट की गई, 1976 दे विच की गई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट दे नाल की गई, और इहदे विच 3 वर्ड्स लिआंदे गए जिहदे विच कि जो सैकुलर वर्ड है वो प्रीम्बल दे विच आया है। ओके, द प्रीम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। अपने जो प्रीम्बल है, जो प्रस्तावना है देश की, वो इंडिया नूं की डिक्लेयर करती है। ओके,
ਤਾਂ इसका आंसर तुसी एज इट इज याद रखोगे, आंसर है सी, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सैक्यूलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। एनू तुसी बिल्कुल भी उल्टा पुल्टा भी नहीं कर सकते, एज इट इज याद रखना है, SSDR यानी कि सॉवरेन सोशलिस्ट सैक्यूलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑलराइट, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द, इत्थे आपां दसना है कि जो सिक्ख्या है ना एक केड़ी लिस्ट दे विच आंदी है। ओके, यानी कि स्टेट लिस्ट आएगी, यूनियन आएगी या कॉन्करेंट लिस्ट आएगी। तो इसका आंसर की हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जो यूनियन लिस्ट है इहदे विच सारे उदां दे केस आउणगे जिन्हां नूं कि सेंटर गवर्नमेंट हैंडल करेगी। ओके, और स्टेट लिस्ट दे विच इदां दी सारियां चीज़ां आउणगियां जिस दे उपर कि स्टेट दा हक होएगा, स्टेट उहदे बारे फैसले लै सकेगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, यानी कि अपनी संघ सूची, संघ सूची दे विच इदां दे सारे बिल वगैरह आंदे हैं जिस दे विच कि फैसला स्टेट प्लस सेंटर मिल के लैंदे हैं। और ये अगर मान लो इन्हां दोनों दे विच टाई हो जाता है और ये आपकी जगह ते अड़े हुए हैं, ये आपकी जगह ते अड़े हुए हैं, तो फिर मन्नी किंदी जाऊगी सेंटर दी, क्योंकि सेंटर दे कोल केड़ियां पावर है, रेजिड्यूरी पावर्स है, जिहदे नाल कि अखीर वाली जो फाइनल जो मतलब डिसीजन है वो किहदे कोल रह जाता है, सेंटर कोल। ओके, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आपां दसना है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किन्ने शेड्यूल है, किन्नियां सूचियां हैं। ओके, इसका आंसर की हो जाएगा 12। टोटल अपने शेड्यूल दे विच 12 सूचियां कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, सॉरी, विच आर्टिकल डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, केड़ा आर्टिकल है जिसनों की मन्निया जाता है कि वो पंचायती राज दे नाल डील करता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। ओके, 40 आर्टिकल पंचायती राज दे नाल डील करेगा। ऑलराइट, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड विच टोटल किन्ने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 395। जदों अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया सी उदों भी इहदे विच किन्ने आर्टिकल सी, 395। हुण अज दी डेट दे विच आर्टिकल 395 ही है, पर इन्हां दे विच जिन्नियां भी अमेंडमेंट कीतियां जांदियां ने, टाइम टू टाइम चेंजेस कीते जांदे आ, तां इन्हां दे नाल ABC 1 2 3 ऐदा करके जोड़ दिता जाता है। ओके, पर जिहड़े मेन आर्टिकल रहिंदे आ किन्ने रहिंदे आ, 395 ही। ओके, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, आपां दसना है उस पार्ट का नाम जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन दे फंडामेंटल राइट्स के नाल डील करता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 3। तीसरा पार्ट अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट मन्निया जाता है, क्योंकि इस दे विच गल की गई है फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि जिन्ने भी अपने इत्थे दे नागरिक है उन्होंने किहड़े-किहड़े अधिकार दिते गए हैं सरकार वालों, ये दस्सिया जाता है फंडामेंटल राइट्स के अंडर। ओके, और देखो जो अपना फंडामेंटल राइट्स है ना, ये इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने कि मन्निया जाता है कि कोई भी जो इंसान है किसी दूसरे इंसान के फंडामेंटल राइट्स नूं हर्ट नहीं कर सकता। और इस दे नाल नाल अगर मान लो कोई ना कोई ऐदां दी स्कीम आई गवर्नमेंट दी जिस दे नाल कि अपने जो देश के लोग है उन्हां दे फंडामेंटल राइट की हो रहा है, मतलब ये खराब हो रहे हैं। ओके, इन्हां दे अगेंस्ट जा रहा है बिल, तो आप डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं, ठीक है, और लैके जा सकते हैं अपनी फरियाद नूं कि इस बिल नूं रद्द किया जाए, क्योंकि सरकार दे इस बिल करके की हो रहा है, मेरे जो फंडामेंटल राइट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स नूं लैके। एदा मतलब की होया कि इहनूं कानून दा संरक्षण प्राप्त है। ओके, ये तुसीं याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन विच ही आंदा हुंदा है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, इत्थे आपां दसांगे कि जो चौथा पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन दा, ये किहड़ी चीज़ दे नाल डील करेगा। ओके, तो इसका आंसर होएगा सी, DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, और ऐसे विच की हुंदा है जिवें आपां कीता सी ना कि पार्ट 3 दे विच की दिता गया कि अपने सारे राइट्स दिते गए। ओके, और DPSP दे विच ना अपनी ड्यूटीज़ नूं दिता गया और इहदे नाल नाल दस्सिया गया कि स्टेट किहड़ियां-किहड़ियां ड्यूटीज़ निभाएगी अपने देश दे लई। ओके, पर आपां कीता सी जो फंडामेंटल राइट्स हुंदे आ उहदे लई तां आपां अदालत विच चले जाने आ, अगर मान लो सरकार नहीं मनदी या कोई भी बंदा अपने इन्हां नूं डिस्ट्रॉय करदा है, राइट। पर अगर मान लो कि DPSP दे विच दस्सिया गया कि जी स्टेट आ काम करेगी, जिवें कि सड़कां बनाएगी मान लो, या फिर मान लो कि जिहड़े भी स्पैशल कम्यूनिटीज़ हैगियां उन्हां दे लई रिजर्वेशन लैके आएगी, या कोई भी इदां दी चीज़ां स्टेट के बारे बोलियां गई हैं। और अगर मान लो स्टेट कोल पैसा घट हो गया जी, इसलिए उन्होंने सड़क नहीं बनाई, तो तुसीं ये नहीं कर सकते कि आपकी गली के लोगों को इकट्ठा किया और सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके वजे
कि जी आ देखो डीपीएसपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ कि जो स्टेट है ना ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूगी है ना। ਇੱਥੇ स्टेट ਦਾ मतलब ਆਪਾਂ इंडिया तो ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ओके। ਤੇ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूगी और ये देखो जी ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ और ਸਾਨੂੰ इंफ्रास्ट्रक्चर ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ राइट। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇਨ ਅ ਸੌਫਟ ਮੈਨਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ जो अंबेडकर जी सी उन्होंने एक होर भी चीज़ तो की है ना, वो की है इलैक्शनस लैके आए राइट। हुण पता ही है कि हर 5 साल बाद इलैक्शन होने हैं। अगर मान लो स्टेट ये वाले काम नहीं करती जो डीपीएसपी के बोले गए हैं तो फिर जनता की करेगी अगली बारी उन्होंने कुर्सी तो हटा देगी राइट। इसे करके डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप ही फॉलो कर लेंदी है और राइट। हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव रिकगनाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ਆਪਾਂ ਦੱਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਓਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 22 ਟੋਟਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਕੇ। ਯੈਸ क्वेश्चन नंबर 44 which article deals with annual financial statement। उस आर्टिकल बारे दसो जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे नाल डील करता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, आप इनू लेमैन लैंग्वेज दे विच बोलते हैं बजट ठीक है। पर तुसीं देख लो कि अगर तुहानू क्वेश्चन आ जाता है पेपर दे विच कि जो बजट है ना ये किहड़े आर्टिकल दे विच आंदा है इंडिया दे, तो इहदा आंसर की होएगा किसी विच भी नहीं, क्योंकि अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एक बारी भी बजट नाम के वर्ड नूं यूज़ नहीं किया गया। बजट के लिए केड़ा वर्ड यूज़ होंदा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके। तो इस दे विच तुसीं कंफ्यूज नहीं होगे कि बजट नहीं आंदा 112 आर्टिकल दे विच एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आंदा है ओके। द मैथड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। तुहानूं पता है टाइम टू टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच अपने संविधान दे विच की कीतियां जांदियां, अमेंडमेंट कीतियां जांदियां, चेंजेस लियाए जांदे हैं राइट। क्योंकि देखो टाइम के नाल नाल अपनी जो नीड्स बदलती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो अपने आर्टिकल है उन्होंने कुछ चेंज करने ही पैंदे हैं। तो आप दसना है कि ये आप किहड़ी जगह तो लैके आए सी, किहड़ा आर्टिकल है जिहदे विच बोलिया जाता है कि तुसीं अमेंडमेंट कर सकते हो ओके। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 368। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ओके। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद DPSPR। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਾਰਟ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ओके। इसका आंसर की हो जाएगा ये रहेगा आर्टिकल 36 to 51, यानी कि 36 तो लैके 51 तक जिन्ने भी आर्टिकल है उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही स्टेट ਦੀਆਂ अलग-अलग ड्यूटीज ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ओके। आर्टिकल 36 तो लैके 51 तक ऑलराइट। विच आर्टिकल हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम एमरजेंसी। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ओके। हक दिता गया जिथे प्रोक्लेम करेगा एमरजेंसी नू। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि जो प्रेसिडेंट है ये की कर सकता है एमरजेंसी लगा सकता है ओके। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का 9वां शेड्यूल है 9वीं सूची है इसनू ऐड किया गया पर किहड़ी अमेंडमेंट के नाल ऐड किया गया ठीक है। ये रहेगी सब तो पहली ही अमेंडमेंट सी ना उनके राही ही की लिया गया सी अपनी 9वीं सूची लैके आंदी गई सी। देखो पहली अमेंडमेंट एंड 9वीं सूची ठीक है, ऐसा तुसी याद रख सकते हो। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मैंशनड। ऐसे दसना है किहड़ा पार्ट है जिस दे विच की अपनी जो सिटीजनशिप है ना उनके बारे मैंशन किया गया ओके। तो इसका आंसर की हो जाएगा ये रहेगा जी पार्ट दूसरा ओके। हुण देखो आप कर लिया जो पार्ट दूसरा है ये आ गया सिटीजनशिप के लिए, तीसरा किस लिए सी फंडामेंटल राइट के लिए, चौथा किस लिए सी DPSP के लिए ठीक है। ये तुसी सारे याद रखोगे। बाय विच नेम और नेम्स इन आवर कंट्री मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप दसना है कि अपने भारत के ना किहड़े किहड़े अपने देश के किहड़े किहड़े नाम है
ਜੋ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਭਾਰਤ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ that is ਭਾਰਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲੂਸੈਂਟ ਦੇ ਟੌਪ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਸਟ 50 ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 400 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਜਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਕੇ, ਵਿਦ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।